वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी दोस्तों नोट्स के साथ साथ वन शॉट वीडियो तुम लोगों के लिए लेके आया था। तो तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम वन शॉट देखना चाहते हो तो 2 घंटे का वो पूरा एकदम बेहतरीन नोट्स तुमको नोट्स के साथ मैंने पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। एक्चुअली दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेंदी है नेशनलिज्म इन इंडिया के कंपेरेबल, तो इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा लंबा लेक्चर है। ठीक है, 2 घंटे का वन शॉट है और तुम एक्चुअली किसी का भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो 2 घंटे के अराउंड ही उन लोगों ने भी खत्म किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें सब चीज़ समझा के रखा है। ठीक है, तो तुम जाके देख सकते हो। और तुमको अगर इस चैप्टर का बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो सीबीएसई पूछती है और या फिर तुम्हारे एग्जामिनेशन में हाफ ईयरली वगैरह में तुम्हारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आज के इस वीडियो में पूरा एकदम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो एकदम तुम्हारा गारंटी रहेगा कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम आने वाला है। ठीक है, मेरा एकदम श्योरिटी है दोस्तों। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी लैंग्वेज है। मैंने अपने टाइम में ये एकदम हैंड रिटन नोट्स है मेरा। ठीक है दोस्तों, कोई घबराने का बात नहीं है। जो लिखा है हूबहू बस उसको रीड आउट कर लेना, उसको एक बार एकदम ध्यान में पढ़ लेना और समझ लेना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारा एकदम एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं सारे को मैंने अपने टाइम में अपने नोट्स में प्रिपेयर किया था, तो वही चीज़ तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों अब स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ। प्लीज़ दोस्तों, तुम लोगों के लिए मैं हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ साथ मैं अपने टाइम में नोट्स प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो तुम्हारा 4 या 5 मार्क्स में आने का चांसेस रहता है, या फिर दोस्तों केस बेस्ड स्टडी टाइप में भी आने का कोशिश रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपुल ऑफ फ्रांस। देखो, कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो सेंस था, ठीक है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था अमॉन्ग्स जो फ्रांस के पीपुल में जो मतलब आया, ठीक है, जागृत हुआ, तो उसके बारे में एकदम लिखना है कि किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का जागृत हुआ उनके अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मैंने 2 पॉइंट लेकर रखा है, बहुत इजी है, तो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ द वेना कांग्रेस। देखो, तुमको वेना कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि तुमको लिखने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि भाई हाँ, एक्सप्लेन कंसिक्वेंसेस को अब एक्सप्लेन कीजिए जो वेना कांग्रेस में मतलब तुमको हुआ था। ठीक है, वेना कांग्रेस में आखिर क्या हुआ था। बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। ठीक है, बर्बन डायनेस्टी तुम्हारा रिस्टोर हो गया था। फ्रांस के बाउंड्रीज पे नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर सेटअप किए गए थे। ठीक है, फिर पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज। पर्सिया को फिर क्या इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज सौंप दिया गया था। फिर ठीक है, फिर उसको ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ठीक है, ऑस्ट्रिया को फिर नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया था। रसिया वाज गिवन ए पार्ट ऑफ द पोलैंड, और रसिया को पार्ट दे दिया गया था पोलैंड का। तो समझने की कोशिश करना है, सारा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और सारा इंपॉर्टेंट है। ये सारा वेना कांग्रेस का कंसिक्वेंसेस था। ठीक है, याद रखना है कि क्या सब कंसिक्वेंसेस था। ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि व्हाई द 1830s वेयर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। देखो, उस समय जो आर्थिक स्थिति का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा कठिनदायक। ठीक है, क्यों 1830वीं सदी के टाइम में यूरोप में जो उस समय का जो साल था वो इकोनॉमिक हार्डशिप का क्यों कहलाता है। ठीक है, तो तुम्हें 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है दोस्तों। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो तुमको सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो, पॉइंट देते हुए मेन पॉइंट को तुम लिखते हुए इसको एक्सप्लेन भी करो। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तुमको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मेंशन करना था कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन, क्या हो रहा था, माइग्रेशन लोगों का हो रहा था, यहाँ से वहाँ लोग जा रहे थे। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। देखो, समझने की कोशिश करो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से, ठीक है, जो तुम्हारा रोजगार नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जो माइग्रेशन हो रहा था, इस वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, प्राइस बढ़ गया था। ठीक है, स्टिफ कंपटीशन हो रहा था मार्केट में। जो भी मेन रिटेलर थे, सेलर थे, ठीक है, या फिर होलसेलर थे, उनके बीच बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट ऑफ कहते हैं ना, मतलब बहुत ह्यूज बल्क अमाउंट में तुम्हारा कंपटीशन हो रहा था। ठीक है, बैड कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, और किसानों का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाई डिड नेशनल टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन। बाल्कन में नेशनल टेंशन कैसे इमर्ज हुआ या क्यों हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है तुम्हारा एनसीईआरटी का। देखो, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तुमको एनसीईआरटी पलट के देखना भी नहीं है, जो देख लियो मेरा वीडियो देख लियो, बस सारा चीज मैं मेंशन करके रखा हूँ। जो क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का है, जो क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट देकर रखा है, इजी पॉइंट है।
एकदम याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बेस्ट मैं देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है दोस्तों। एकदम अपने टाइम पे सेम टू सेम वही चीज़ मैंने फॉलो किया था, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में तुमको एक्सप्लेन करना है या शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको 3 पॉइंट में एकदम पूरा बढ़िया से मैंने दे के रखा हुआ आंसर, ठीक है। ग्रीक वार पे, ठीक है, ग्रीक वार पे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 7। वाई वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली हम एमसीक्यू बनाए थे, तो एमसीक्यू का अलग से वीडियो तुम लोगों के लेके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब इसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हाउ हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, ठीक है, कैसे जो इतिहास है ब्रिटेन का, जो राष्ट्रवाद का जो इतिहास है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप के अनलाइक था। तो इसके बारे में तुमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। एकदम 5 पॉइंट मैंने दे के रखा है, बहुत ईजी है, एकदम बेस्ट लाइन और इजी लैंग्वेज में मैंने दे के रखा है। तो देख लेना, एकदम पूरा रीड आउट कर लेना और लिख लेना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ गिसेप मैजिनी। गिसेप मैजिनी तो तुम्हारा था, ठीक है। गिसेप मैजिनी क्या था बताओ। गिसेप मैजिनी तुम्हारा क्या था, एक नेशनलिस्ट, एक रिवोल्यूशनरीज तुम कह सकते हो, ठीक है। वो नोबल एफर्ट्स टू अचीव द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, दोनों में सेम टू सेम आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे मेरे जो भी क्वेश्चन में और लिखा हुआ होगा उसका मतलब है कि दोनों का सेम आंसर है, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुमको आंसर सेम लिखना है। जैसे देखो शॉर्ट नोट लिखना है कैसे मैजिनी पे, तो आंसर यही होगा, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है। और आइडेंटिफाई मैजिनी टेलिंग द पार्ट प्ले बाय हिम इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ऐसे ही पूछ सकता है कि ऐसे कोई रिवोल्यूशनरीज का नाम बताएं जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है। तो उसके बारे में एकदम लिखना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इजी पॉइंट मैंने 7 पॉइंट दे के रखा है, 7 पॉइंट कह रहा हूँ मैं, 9 पॉइंट्स मैंने दे के रखा है। जो इजी और छोटा लगे तुम्हें 5 पॉइंट एकदम याद रखना है तुमको, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है राइट द शॉर्ट नोट ऑन काउंट कार्मिलो डी केवर, ठीक है। अब तुमको शॉर्ट नोट लिखना है काउंट कार्मिलो डी केवर पे भी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरीज थे जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में रियल क्रेडिट उनको दिया जाता है, ठीक है। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में उनका क्या रोल था, ठीक है। या तो देखो ऐसे ही पूछता है कि कोई ऐसा रिवोल्यूशनरीज का नाम बताइए जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में तुम्हारा रोल प्ले करता है, या फिर तुमको ये बोल देगा कि हाँ ये तुम्हारा रिवोल्यूशनरीज हैं, जैसे कि काउंट डिकोपर का तुम्हारा नाम दे देगा और कहेगा क्या रोल प्ले किया गया था इनका यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो तुम्हें उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा 2 पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा 3 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, ठीक है। तो एकदम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट है, यहाँ पे 6 पॉइंट है, ठीक है। 6 पॉइंट इसमें भी मैंने देके रखा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एकदम इंपॉर्टेंट और सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई ये, एकदम ना भाई, एकदम सीबीएसई का जितना क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है ना भाई, एकदम दैट इज इनफ फॉर योर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई गिव यू गारंटी दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेड, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। कि शॉर्ट नोट लिखना है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे, या फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का तुमको क्या कहेगा कि क्या व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो तुम्हें इसमें भी यही चीज़ लिखना है, ठीक है। किसी तरह से ये पूछेगा ना भाई, तो बस तुमको मेन क्वेश्चन का क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो मेन टर्म है, ठीक है, उसके बारे में जान रहे हो उसको एक्सप्लेन कर दो, दैट्स रूल्स, यही रूल है तुम्हारा, ठीक है। तो बात वही रहेगा। यहाँ पे भी तुम्हारा मैंने 8-9 पॉइंट दे के रखा है, 8 पॉइंट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे, ठीक है। एकदम याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या सब हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में तो यही आंसर लिखना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये एकदम गारंटेड है भाई, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन, एक क्वेश्चन एकदम गारंटेड है, लिख लो, ठीक है। सीबीएसई का गारंटेड है कि रोल ऑफ वुमेन पूछता है, ये चाहे तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछ दे या फिर तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से पूछ दे। नेशनलिज्म भारत में राष्ट्रवाद या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद, दोनों चैप्टर में से किसी ना किसी चैप्टर से तुम्हें वुमेन का, महिलाओं का क्या रोल था, क्या भूमिका था राष्ट्रीय स्ट्रगल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नेशनलिस्ट स्ट्रगल में क्या रोल वुमेन ने प्ले किया था, उनको लिखने के लिए एकदम आता ही एग्जामिनेशन में, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। देखो नेशनलिज्म इंडिया में पढ़े थे हम लोग, तो उसका भी आंसर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया दे के रखा है। तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके तुम चैनल पे विजिट कर सकते हो, या फिर तुमको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों मैंने वहां पे प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 5th नंबर, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ द क्लास ऑफ लैंड एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप। देखो यहाँ पे जो है ना लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो अपर लेवल एरिस्टोक्रेट, ठीक है, कहा जाता है,
जो अपर लेवल जो एंजॉय कर रहे हैं प्रिविलेज को, ठीक है, तो उनका फीचर्स देना है कि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स को बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने यहाँ पे देख रखा है, एकदम पूरा रीड आउट करके लिख लेना, ठीक है। आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, याद रखना। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये कि व्हाट फैक्टर्स लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो भाई, तुम अब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हो, तुमको यही पता नहीं है कि कैसे यूरोप में कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है जो कि जिनके वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ, जागृत हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राष्ट्र हित में राष्ट्रवाद को घोषित बनवाने में यूरोप को इतना सारा फैक्टर डिपेंड करता है। तो तुम्हें इतना पता रहना चाहिए कौन कौन फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला है क्या, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फिर तुम्हारा वीकनेस ऑफ पेपेसी एंड द होली वुमेन एम्पायर, ठीक है, फॉरेन रूल, फिर जोग्राफिकल फैक्टर है, फिर रिएक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, अन्याय के खिलाफ जो रिएक्शन लिया गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट राइटर्स। देख रहे हो, छठा पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, तुम कोई पॉइंट इसमें से एक मिस भी कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट राइटर्स तुमको लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, कोई भी अवेयरनेस ना राइटर, प्रेस, ये सब के अलावा नहीं फैल सकता है, ठीक है। यही लोगों के द्वारा, राइटर के द्वारा तुम्हारा हो गया, आर्टिस्ट के द्वारा हो गया, ठीक है, बहुत मतलब बड़े बड़े लोग थे जो कि अवेयरनेस फैलाने में और एकदम फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई? अब हम लोग चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। देखो, सेम क्वेश्चन मैंने अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था मतलब हम लोग का, उसमें भी मैंने वहां पे आंसर प्रोवाइड करके रखा है, लेकिन वहां पे 2 या 3 ही पॉइंट मैंने दिया है, एकदम इजी पॉइंट है वो, ठीक है। अगर छोटा नहीं लिखना है, बड़ा में आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और करके भी क्वेश्चन है इसमें, याद रखना। दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आंसर सेम लिखना है कि एक्सप्लेन एनी 4 मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। मेजर्स बताना है तुमको जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज के द्वारा टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। मेरा तो यही कहना रहेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने देख रखा है, ये परफेक्ट पॉइंट है। वो तुम्हारा एकदम मौखिक अगर तुम देना चाहते हो और किसी को बताना चाहते हो तो तुम वो वाला 2 पॉइंट लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 6 पॉइंट है इसको पूरा बढ़िया से एकदम लिखना। इजी पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, ठीक है। 5-6 एकदम याद रखना है, ठीक है। 4 या 5 तो एकदम याद रखना है, 6 पॉइंट देख रखा है मैंने। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4 भी है कि ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन या फिर डिस्क्राइब द 4 स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो यहाँ भी और करके है, दोनों में से कुछ भी पूछेगा, घुमा देखो, दिमाग को भटकाना नहीं है। क्या पूछ रहा है? ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अब यहाँ पे आदमी सोचने लगेगा क्या, या फिर तुम लोग खुद सोचने लगोगे क्या कि भाई क्या कह रहा है इसमें, जर्मन यूनिफिकेशन का ट्रेस करने के लिए कह रहा है, प्रोसेस को कैसे ट्रेस करेंगे भाई, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टेज वाइज तीनों का एकदम लिखना है कि पहले स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ठीक है, और तुम्हारा 4th स्टेज में क्या हुआ। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि तुम चारों स्टेज बताओ जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में प्ले हुआ था, ठीक है। तो एकदम पूरा 4 स्टेज के बारे में एक एक करके 2-2 पॉइंट सब में है, ठीक है। 2 पॉइंट इसमें है, 2 पॉइंट इसमें है, 2 पॉइंट इसमें है, ठीक है। तो पहला स्टेज में क्या हुआ, पहला स्टेज में तुम्हारा टू यूनाइट जर्मनी एंड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड जर्मनी। दूसरा में तुम्हारा वार अगेंस्ट डेनमार्क 1864 में, ठीक है। अब तुम्हारा थर्ड स्टेज में क्या हुआ, वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया 1866 में। डेनमार्क के बाद 1866 में वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हुआ। 4th स्टेज में क्या हुआ, वार्स अगेंस्ट फ्रांस 1870 से 71 तक, ठीक है, 1 साल का था ये तुम्हारा वार अगेंस्ट फ्रांस। तो तुमको एकदम याद रखना है चारों स्टेज में किसके किसके अगेंस्ट वार हुआ था, क्या सब हुआ था, 2-2 पॉइंट सब में है। अब तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि मेंशन द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। अब इटालियन के यूनिफिकेशन में क्या सब ऑब्स्टेकल मतलब क्या सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट वर द प्रॉब्लम फेसेस बाय द या फिर ड्यूरिंग द इटालियन यूनिफिकेशन। तो तुमको ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल मतलब क्या था, रुकावट, ठीक है। तो कौन कौन सी ऑब्स्टेकल आ गई थी जो कि रुकावट का रोल प्ले किया एक इटालियन को यूनिफिकेशन दिलवाने के समय, ठीक है। पहला आ गया डिवीजन ऑफ इटली इनटू सो मेनी स्टेट्स, फॉरेन रूल, फिर कांग्रेस ऑफ वेना, फिर द पोप ऑफ रोम, फिर रिएक्शनरी रूलर्स। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब सारा, ठीक है। तुमको कुछ कुछ पॉइंट न्यू भी लगेगा लेकिन भाई याद रखना है, ठीक है, एकदम और कोई उपाय नहीं है। हिस्ट्री में कुछ कुछ टर्म है जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत बोल देना कमेंट में कि भैया कौन एक एक वर्ड आप लिख दिए हैं कि कुछ एकदम न्यू लग रहा है, तो भाई उसका कोई उपाय नहीं है। कुछ वर्ड है जो तुमको याद रखना है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, उसका मीनिंग तुमको मिल जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कह रहा है, देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फिर, ठीक है, कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 की क्रांति के बारे में बताओ जो लिबरल्स ने किया था, ठीक है। व्हाट वेयर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स, और राजनीतिक और आर्थिक आइडिया जो सपोर्ट किया जा रहा था लिबरल्स के द्वारा वो भी बताना है, ठीक है। 1848 की क्रांति जो लिबरल्स के द्वारा हुई थी वो तो बताना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक तुम्हारा आइडियाज भी बताना है जो कि लिबरल्स के द्वारा सपोर्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये सीबीएसई का क्वेश्चन रहता है, एकदम घुमा के पूछेगा। देखो हर क्वेश्चन एक दूसरे से ना कनेक्टेड है, तुम अगर इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाओगे ना, गारंटी दे रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। क्यों जानते हो, तुमको ऑलरेडी हर कॉन्सेप्ट पता है, तुम कैसे भी करके आंसर क्रिएट करके 4-5 पॉइंट लिख ही दोगे। अगर 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिख ही दोगे, ठीक है। और हर आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है, एकदम प्रैक्टिस करो अभी से लिखने का। और आंसर का कैसे प्रैक्टिस करना है, बोलोगे भैया हमको वर्ड नहीं मिलता है, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि तुमको जितना ज़्यादा तुम आंसर्स को रीड आउट करो और जितना से ज़्यादा तुम क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी देखो, आंसर्स को रीड आउट करो 2 से 3 बार, एकदम वर्ड का स्ट्रोक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट अगर रीड आउट करोगे तो अगला बार तुम खुद से कोशिश करना है, तुमको खुद पता चल जाएगा कि भाई 2 पॉइंट तुम खुद लिख पा रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही होता है, 3 से 4 बार तुम अगर रीड आउट करोगे। अब चले गए हम, अब तुमको बोलोगे क्या भाई हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, अब चलते हैं 1 साल हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन सीखेंगे, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा बुक रीडिंग अगर तुम्हारा पैशन है तो तुम गारंटी दे रहे हैं कि अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा आता है व्हाट इज मीन्ड बाय लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है, इसका एकदम शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है, देखो ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। शॉर्ट आंसर ही पूछता है कि लिबरलिज्म के बारे में तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ देगा, या 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है तुम्हारा उसमें पूछ सकता है। अब ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है तुम्हारा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। या फिर तुम्हारा ना 4 मार्क्स क्वेश्चन में टाइप है व्हाट इज लिबरलिज्म लिख देगा, और फिर उसके बाद लिबरल के द्वारा क्या 1848 में क्रांति की गई थी और उनका आर्थिक और पॉलिटिकल तुम्हारा बताना है, राजनीतिक और इकोनॉमिक आइडियाज बताना है। तो इस तरह से ही पूछ सकता है, ठीक है। देर आर टू मैनी वेज टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, बस तुमको आंसर देने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1848 ऑन फ्रांस। 1848 की जो क्रांति थी फ्रांस पे क्या इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे है, एकदम तुमको यहाँ पे लिख लेना है, बहुत ईजी है, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट वेयर, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। हु वेयर मेरिनिया एंड जर्मेनिया, तो मेरिनिया कौन थे और जर्मेनिया कौन था, ठीक है। तो फीमेल एलिगोरी था ये सब, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एलिगोरी मतलब क्या होता है, सिंबल। मैंने देखो ब्रैकेट में भी लिख के रखा है कि एलिगोरी या फिर ब्रैकेट में और सिंबल। टू पोर्ट्रे आइडियाज, आइडियाज को, लिबर्टी के आइडियाज को, जस्टिस के आइडिया को, और रिपब्लिक गणतंत्र आज़ादी और न्याय के तुम्हारे आइडियाज को उस समय क्या किया जा रहा था, एक पोर्ट्रेट के द्वारा। अभी पोर्ट्रेट बहुत सारा हम लोग बनाते हैं ना, फोटोज तस्वीर वगैरह, उस टाइप के पोर्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, एक फीमेल पोर्ट्रेट के द्वारा हम लोग क्या करते थे, उस समय के आर्टिस्ट सब क्या करते थे, दर्शाते थे आइडियोलॉजीज को, बहुत सारे आइडियाज़ को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, लिबर्टी के आइडियाज़ को, जस्टिस के आइडिया को, रिपब्लिक के आइडिया को। तो मैरिनिया तुम्हारा क्या था, इटली में था तुम्हारा, और फिर जर्मेनिया किस में था, जर्मनी में था। समझ में आ रहा है ना भाई, देखो जर्मनिया के बारे में इधर इन जर्मनी, यहाँ तक तुम्हारा था इटली में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। अब आ रहा है एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन ऑफ नेपोलियन सिविल कोड। अब नेपोलियन सिविल कोड से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हाँ, नेपोलियन सिविल कोड 1804 का जो तुम्हारा था वो क्या था। बहुत सारा चीज नेपोलियन सिविल कोड में आया था, ठीक है। राइट टू द प्रॉपर्टी वाज रिकॉग्नाइज किया गया था, और बहुत सारा चीज प्रिविलेज वगैरह को हटा दिया गया था, ठीक है। नेपोलियन इन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो प्रशासनिक सिस्टम था उसको भी मतलब पूरा एकदम बढ़िया से कर दिया था, ठीक है। और फिर पीजेंट्स, आर्टिसियन, वर्कर्स जो थे, बिजनेसमैन थे, वेयर गिवन फ्रीडम इन दियर ऑन स्पेयर्स, जो भी थे पीजेंट, किसान, आर्टिसियन, वर्कर्स, कर्मचारी, बिजनेसमैन, ठीक है, फ्रीडम दे दिया गया उनको कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा है, ओवरऑल 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन तुम्हारा है लॉन्ग आंसर टाइप में, और 6 क्वेश्चन तुम्हारा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो इस पूरे क्वेश्चन का अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई गिव यू गारंटी कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारा इस क्वेश्चन, तुम्हारा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ फिर से दे रहा हूं, तुम मेरे से कमेंट पे भी आके बाद में बोल सकते हो। देखो तुम्हें आंसर राइट करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन तुम्हें आंसर पता आना चाहिए। तो आंसर तुम्हें मैं इसलिए प्रोवाइड करके रखा हूँ। आंसर देखो, क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, क्वेश्चन में मैंने दे के रखा है, क्वेश्चन को देखो, ठीक है। बहुत मजा आएगा, लिटरली ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का मैं बता दिया। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और बहुत जल्द मैं मैथ्स से भी रिलेटेड वीडियो तुम लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है।
तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच शेयर करो और साहिल भैया को मोटिवेट रखो प्लीज़, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।